नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें आज हमारा ये यूपीएससी पीटी 365 जो विज़न मैगज़ीन आती है, उसका ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं क्या कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2023 को देखने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप। और इसमें हमने आपसे पहले वीडियो में क्या बताया था कि जब भी हम कोई भी टॉपिक को पढ़ें, उसका हेडिंग ज़रूर और बहुत ध्यान से पढ़ें। इतना ध्यान से कि जब हम एग्ज़ाम में बैठें और उस हेडिंग से संबंधित कुछ भी प्रश्न आए, तो हमें याद आना चाहिए कि मेरे नोट्स, मेरी किस बुक से और किस हेडिंग से क्वेश्चन बन रहा है। उससे आपके क्वेश्चन सही करने के चांसेस जो होते हैं, वो 90% से ज़्यादा सही हो जाते हैं क्योंकि आपको याद आ जाता है सडनली कि हाँ, इसमें क्या-क्या डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे अभी यही टॉपिक देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2023 का अधिनियम लिखा गया है। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी जो है उसमें कुछ परिवर्तन लाया गया होगा केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसी के बारे में ये होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो ना देखी हो, जो कि पार्ट 1 है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें समय ज़्यादा हो रहा था, तो 48 मिनट में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज ये तीसरा है। चलिए, हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार यानी कि एनसीडीसी संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो गया है और यह विधेयक अधिनियम बन गया है। एनसीडीटी संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामले जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले पर दिल्ली के एलजी को सिफारिश करना है। एनसीसीएएसए के सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। यानी कि जो ये ट्रांसफर, पोस्टिंग से संबंधित जो जो भी बातें होंगी, ये कैसे ली जाएंगी, इसका निर्णय इसमें निर्णय दिल्ली में प्रमुख करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति कौन करेगी? वो केंद्र सरकार करेगी। एलजी की शक्तियां क्या हैं, ये देख लेते हैं। ऐसे मामले में जिसमें एलजी पूर्णतः अपने विवेक पर कार्य कर सकता है, निम्नलिखित है। ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है किंतु एलजी को सौंपा गया है, या ऐसे मामले जहां एलजी को कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो वहां ये काम कर सकता है। आगे देखेंगे एलजी की प्रमुखता क्या है। यह यह कानून एलजी के विवेकाधिकार का विस्तार करता है। साथ ही इसके तहत वह एनसीसीएसए की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है और उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। यानी कि एलजी के पास पूरा जो कार्य करने की क्षमता वो विवेकाधिकार पे है। अगर कोई सिफारिश आती है तो उसको वापस भी कर सकता है। देख लें कैसे दिख रहा है। हट रहा है थोड़ा सा, उसको जूम आउट कर लेते हैं। अब सही दिख रहा होगा आपको। सही है। अब देखते हैं एलजी और एनसीसीएसए के बीच मतभेद होने की स्थिति में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। मतलब कि जब मान लीजिए ये जो संस्था एनसीसीए है ये और जो एलजी के बीच कोई मतभेद होगा, तो जो अंतिम और निर्णायक मत माना जाएगा वो एलजी के थ्रू माना जाएगा। आगे देखते हैं मंत्रियों द्वारा मामले का निपटान। कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से
उन मामलों को एलजी की राय एलजी की राय हाँ, एलजी की राय हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मामले निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं। दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध। उसके बाद देखेंगे विधानसभा सत्र बुलाना, सत्र अवसान एवं विघटन तथा ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है। अब थोड़ा सी जो इन्फोग्राफिक दिया इसको देखते हैं कि दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास कैसे हुआ। 1991 में देखेंगे तो आप इसे भाग सी का राज्य बनाया गया, मतलब दिल्ली को 3 प्रकार के भाग में बाँटा गया था जब संविधान स्टार्ट हुआ था, ए, बी और सी में। तो इसको सी प्रकार के दर्जा दिया गया था। तो 1952 में क्या हुआ? निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। निर्वाचित जो मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन हुआ। फिर आता है 1956 में क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1956 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फोग्राफिक जो आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। फिर आता है 1966 का समय। दिल्ली को सीमित प्रतिनिधित्व सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन अधिनियम पारित किया गया। यानी कि दिल्ली में सीमित प्रतिनिधित्व सरकार, यानी कि दिल्ली में ऐसा क्या होता है कि सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं और सभी मीटिंग्स होती हैं सरकार, तो उसके प्रशासन में जो है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद हो सकता है। तो उसको जो आप देखेंगे दिल्ली की सरकार, उसको सीमित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे 69वां संविधान संशोधन और जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 पारित हुआ। उसके बाद 2021 में जीएनसीडी यानी संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया। अब ये देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्षेत्र दिल्ली के शासन की व्यवस्था कैसे, ये देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यूटी के रूप में वर्गीकृत। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 ए में है। 239 में है, याद रखिएगा कि तो आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनका प्रशासन कैसे चलेगा, किसमें लिखा है? अनुच्छेद 239 में लिखा है। ये अनुच्छेद याद इसलिए रखिएगा कि ये कई बार पूछा जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश के संचालन या प्रशासन को संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया? 239 में रखा गया है। उसके बाद देखेंगे यह अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यूटी का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक द्वारा किया जाएगा। या तो राष्ट्रपति करेगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक। अब राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? वो राष्ट्रपति द्वारा होती, तो वो जो है आप देखेंगे जो उपराज्यपाल होगा, यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल होते हैं, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती, तो वो अपना विचार यहाँ रखेंगे और अपना प्रशासन जो चलाएंगे। विशेष दर्जा एम बालाकृष्णन समिति ने की सिफारिश के बाद 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य दर्जा प्रदान किया गया। साथ ही इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटीडी के रूप में नामित किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया और दिल्ली को विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्त एवं केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उपराज्यपाल एलजी को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करता है। मतलब कि जो एलजी का काम होगा वो कैसे करेगा? एलजी जो दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसके माध्यम से करेगा। जैसे कि वर्तमान में देखते हैं ना, आर्टिकल 75 में लिखा है कि जो राष्ट्रपति अपना कार्य करने के लिए किसकी जो मंत्रिपरिषद की सहायता लेता है, ठीक वैसे ही दिल्ली विधानसभा की शक्तियां क्या है? दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों ये जो है आप देखेंगे जो शक्तियां हैं वो है। अब है
संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। एन GNCTD अधिनियम, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा और सरकार दिल्ली सरकार के कामकाज की रूपरेखा तैयार की गई है। अब देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेक्शन, प्रिवेंटिव डिटेक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेक्शन के बारे में देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेक्शन का अर्थ है अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किए होते हैं, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किए गए किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु डिटेंट यानी कि गिरफ्तार किया जाता है। तो सीधे से समझिए, जो प्रिवेंटिव डिटेक्शन है यानी कि निवारक निरोध है का तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई नेता है वो ऐसा भाषण देने जा रहा है जिससे शांति व्यवस्था जो भंग हो सकती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है, लोगों को पता चला, अधिकारियों को पता चला, वो उसे पहले ही गिरफ्तार कर लेगी कि आप भाषण दे ही ना पाए और आप ऐसा कोई कार्य कर ही ना पाए जिससे अराजकता फैल जाए। तो उसके जो पहले ही कहते गिरफ्तारी कर ली जाए, कोई भी भविष्य में कोई घटना ना घट पाए, उसके लिए आप पहले ही उसकी गिरफ्तारी कर लीजिए, तो उसे ही प्रिवेंटिव डिटेक्शन कहते हैं। तो आगे देखते हैं। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है। मतलब इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि इसके लिए जो है बिना मुकदमा चलाए ही आप हिरासत में रह सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी और हिरासत की सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में क्या लिखा है कि गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेक्शन कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के ये प्रावधान लागू नहीं होते। अनुच्छेद 22(3) संसद को भारत की रक्षा, विदेशी मामले और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेक्शन संबंधित कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा, ये 3 पैमाने याद रखिएगा। भारत की रक्षा, विदेशी मामलों की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए जो है आप अनन्य अधिकार है, कोई भी अधिकार बना सकते हैं। इसको भारत सरकार को ये अधिकार है, भारत सरकार कह रहा हूँ, संसद को ये अधिकार है। याद रखिएगा, संसद शब्द याद रखिएगा, हो सकता है उसमें लिख दे लोकसभा को ये अधिकार है, नहीं, संसद को ये अधिकार है। अब है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं आपूर्ति और सेवाओं के रख रखाव से संबंधित मामले के लिए संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल में भी कानून बन सकता है। यानी कि किसी राज्य की जो विधानसभा है वो भी कानून विधानमंडल में भी कानून बन सकता है और साथ ही संसद में कानून बन सकता है। दोनों जगह ये प्रावधान लागू होते हैं। निम्नलिखित कुछ कानून हैं जिसमें प्रिवेंटिव डिटेक्शन के प्रावधान किए गए हैं। पहले हैं दंड प्रक्रिया संहिता, फिर है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक्स सब्सटेंस एक्ट 1985, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1900 अधिनियम आदि जो है ये हैं। आगे देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेक्शन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 22(1) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखना, डिटेक्ट नहीं किया जा सकता या अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपको जब प्रिवेंटिव डिटेक्शन में रखा जाएगा तो आपको बताया जाएगा आपको किस कारण से इसके लिए हिरासत में लिया जा रहा है। अनुच्छेद 22(2) क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेंट किया गया है, उसे ऐसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष
प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना है ऐसे व्यक्ति को जिसको आपने निवारक विरोध के रूप में आपने कहते हैं पहले से ही गिरफ्तार करके रखा है। अब अनुच्छेद 22(3) क्या कहता है? उपयुक्त 2 खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक है या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेक्शन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेक्ट नहीं किया गया है। अब है अनुच्छेद 22(4) में किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है, हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेक्शन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है, तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए भी किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी मतलब ये है कि 22(4) में ये लिखा है कि 3 महीने से ज़्यादा किसी को नहीं रखा जा सकता है डिटेंशन में। लेकिन अगर एक समिति बनेगी, उस समिति ने और या सलाहकार बोर्ड ने ये ऐसे कारण मतलब प्रस्तुत कर दिए कि हाँ, इनको अभी और रखना पड़ेगा जिसकी वजह से किसी प्रकार की अराजकता ना फैले, तो उसको जो 3 महीने की अवधि है उसको और बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है ऐसा कोई इसमें उल्लेख नहीं है। अब है अनुच्छेद 22(7)(b) में लिखा है कि किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है, यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेक्शन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा पारिस्थितिकी परिस्थितियां व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक समिति नहीं बोलेगी तब तक ये और आगे 3 महीने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब इसके बाद देखेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन के संबंध में कोर्ट के मुख्य निर्णय, मतलब कि इस संबंध में आर्टिकल 22 के संबंध में जो निवारक निरोध के संबंध में जो गिरफ्तारी होती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने या कोई भी कोर्ट ने अब तक क्या क्या निर्णय दिए उसके बारे में है। एम के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेक्शन अधिनियम को स्वीकृति दी थी। कब दी थी? 1950 में। गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। अब है सिम्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। अब है शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद। हालांकि प्रिवेंटिव डिटेक्शन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान के गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी-कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाए जाने आवश्यक भी हैं। ये बात भी सही है। तो ये तीनों केस अगर आप मोटा-मोटा ध्यान रख सकें तो ये ध्यान रख लीजिए। हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है। आपको याद रखना है ये जो लिखा हुआ है ये 22(2) को याद रखना है, मतलब कि ये संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है ये सब याद रखना है कि इसमें क्या-क्या लिखा गया है। और एक बात याद रखना है कि 3 महीने से अगर अवधि को और आगे बढ़ाना है तो जो सलाहकारी बोर्ड बैठेगा उसकी सिफारिश होना ज़रूरी है। बस। और आगे देखते हैं। कुछ दिया नहीं। अब दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? व्यक्तिगत अधिकार। क्या है? एक पर्सनल राइट क्या है? किसी भी ह्यूमन का पर्सनल राइट क्या-क्या हो सकता है? ऐसा इस हेडिंग में बताया जा रहा है। अब आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और पता करिए कि पर्सनल राइट क्या-क्या हो सकता है। ऐसे एक बार सोच लीजिए। क्या हो सकते हैं कि पर्सनल राइट हम कहीं जा रहे हैं, कहीं खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह के पर्सनल राइट थोड़ा सोचिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तिगत अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया है। व्यक्तिगत अधिकार के बारे में देखते हैं क्या है। व्यक्तिगत अधिकार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति की निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है। व्यक्तिगत अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवि
या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषताओं को व्यक्त करता है, जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। जैसे कि शाहरुख खान का है कि वो बाहें ऐसे खोल लेते हैं, तो उनका ये व्यक्तिगत अधिकार है। अब जैसे कि शाहरुख खान जी बोलते हैं मैं कि नहीं सॉरी किरण करके ऐसे बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ की जो है मिमिक अमिताभ बच्चन की आवाज़, नमस्कार देवी और सज्जनों ऐसे करके, तो ये सब इनके व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत आएँगे। चलिए आप मुझे ये कमेंट करिए कि नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? हाँ, एक नागरिक है, एक विदेशी दोनों हो जाते हैं। हाँ, तो जो नागरिकों को कौन-कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में आप कमेंट करिए और दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए। आगे देखते हैं कि भारत के व्यक्तिगत अधिकार क्या हैं, ये देख लेते हैं। देश में व्यक्तिगत अधिकार या उसके संरक्षण का किसी भी कानून में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालाँकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। बना देगा ऐसे स्टेटमेंट कि जो व्यक्तिगत अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेख है। ऐसे शब्द लिख देगा कि हाँ, व्यक्तिगत अधिकार संविधान में उल्लेखित है, ये गलत हो जाएगा। साफ लिखा हुआ है, किसी भी कानून में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसकी छवि या इससे अनुमान लगाया जाता है कौन-कौन से, वो निजता के अधिकार जो आर्टिकल 21 आता है वो, और संपत्ति के अधिकार जो आपका पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 था, लेकिन अभी वो कहते हो गया कानूनी राइट्स हो गया, नहीं लीगल राइट हो गया, आर्टिकल 300 ए में लिखा हुआ है। हाँ, तो वो जो है आप देखेंगे वो व्यक्तिगत अधिकार की छवि देता है, ना कि कहीं लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत अधिकार ये है। ये बहुत ध्यान से याद रखिए। आगे देखेंगे, भारत में व्यक्तिगत अधिकार में निम्नलिखित 2 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पहला है पब्लिसिटी का अधिकार, राइट टू पब्लिसिटी। किसी या किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के से अधिकार से संबंधित है। ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति की छवि आप ऐसे खराब नहीं कर सकते हैं, वो उसका व्यक्तिगत है, तो छवि को बचाने के लिए इस तरह का अधिकार है। या ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानून द्वारा शामिल होते हैं। यानी कि ट्रेडमार्क जैसे जैसे नाइकी का ट्रेडमार्क हो गया। और जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी कंपनी, सभी कंपनियों को अपना अपना ट्रेडमार्क होता है, तो वो उनका जो है पब्लिसिटी करने का तरीका होता है। नाइकी का लोगो बना दिया, उसका पब्लिसिटी हो गया, या तो किसी कंपनी का ऐड हो गया, तो उसके पब्लिसिटी का जो अधिकार होता है वो कहीं न कहीं आपका का जो ट्रेड अधिकार है, ट्रेडमार्क अधिनियम है, और जो कॉपीराइट अधिनियम है, वो कॉपीराइट अधिनियम में जैसे कोई आपने लेख लिख दिया, जैसे कि बोल दिया कुमार विश्वास जी का कोई लेख बोल दिया, या तो फिर हरिवंश राय बच्चन की कोई बात बोल दी, तो वो कॉपीराइट अधिनियम में आएगा आपका। तो वो जो है आपका व्यक्तिगत अधिकार की छवि देता है। अब निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी क्या है, ये देख लेते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उनकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित ना करने का अधिकार शामिल है। यानी कि निजता के अधिकार से तात्पर्य है कि किसी को भी अधिकार नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनल लाइफ, या फिर कह सकते हो उसके व्यक्तिगत जीवन, जो उसका सार्वजनिक जीवन नहीं है, उसको मतलब उसकी पर्सनल लाइफ में क्या है, उसको सार्वजनिक करने का ये अधिकार किसी को नहीं है। ये जो है आपका निजता के अधिकार में आता है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त हो चुके मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शामिल है। यानी कि निजता का अधिकार का जो आप कहीं देखेंगे तो के एस पुट्टास्वामी केस आया था 2018, यहाँ लिखा हुआ है। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2017 में उन्होंने ये बात बोली थी कि निजता के अधिकार संबंधित बात बोली थी। के एस पुट्टास्वामी जो केस था वह एक लैंडमार्क, मतलब एक बेंचमार्क बन गया है कि निजता का अधिकार का यहाँ से आर्टिकल 21 जो है वो यहाँ से फेमस हो गया है। हर तरह के अधिकार आप इसमें मिल सकता है आपको, और इसी में जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत अधिकार भी मिल जाता है। अब मरणोपरांत व्यक्तिगत अधिकार क्या है, ये देख लेते हैं। प्रतीक और नाम अनुसूचित उपयोग
की रोकथाम अधिनियम 1950। यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नाम और प्रतीक के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाती है। मतलब कि जो प्रतीक और नाम का कोई व्यक्ति मर गया, उसके बाद भी उसका उपयोग हो रहा है, तो उसका जो है ये रोक लगाती है। 1950 का ये जो अधिनियम है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है, तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के तहत व्यक्तिगत अधिकार देख लेते हैं। वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कोई स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय अभिसमय या संधि नहीं है। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय रूप से ऐसे कोई व्यक्तिगत अधिकार के बारे में उल्लेख नहीं है। हालांकि पब्लिसिटी संबंधित कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों में प्राप्त किए सकते हैं। पहला है रोम अधिनियम 1961 का। यह कलाकारों के अधिकार, हाँ, फोनोग्राफ प्रोड्यूसर्स के अधिकार और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करते हैं। और दूसरा देखेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापक संबंधित पहलुओं को देखेंगे और समझौता जो 1994 में हुआ। यह समझौता फोनोग्राफी प्रोड्यूसर व लाइव प्रदर्शन करने वालों के कुछ अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करते हैं। WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि देखेंगे। यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राफ प्रोड्यूस के अधिकारों की रक्षा करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। कुछ आप बौद्धिक संपदा अधिनियम ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, रोम अधिनियम, WIPO अधिनियम, ये सब ध्यान रखिएगा जो व्यक्तिगत अधिकार के बारे में बात करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप में ऐसा कोई नियम नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। अब आर्टिकल 300A देखिए आगे ना, मैं कह संपत्ति का अधिकार यह प्रदान करता है कि अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संविधान से जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून की प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जाता। मतलब कानून का कोई ऐसा प्रावधान होगा तभी उसको उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। कोई भी ऐसे कानून से वंचित नहीं किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित निर्णय क्या है, बस ये देख लीजिए, बाकी और कुछ मत देखिए। कि दीपा जयकुमार बनाम AL विजयवाद 2019 का मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तिगत अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकार के विरासत में नहीं मिल सकते हैं। अब साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वाद 2021 में देख लेते हैं। बम्बई कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति को बिना उपयोग करे गैर कानून तक बिना उसके उपयोग किए, मतलब बिना उसकी अनुमति के आप किसी की छवि बेकार नहीं कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, हेट स्पीच। आप इस समय देखेंगे ये बहुत ज़्यादा जो चर्चा में ये मुद्दा था, कि करण के साथ साथ ये मुद्दा भी बहुत बड़ा था कि हेट स्पीच क्या है। मतलब कि किसी आप भाषण में जा रहे हैं, कोई ऐसा वाक्य बोल दे रहे हैं जिससे जनता में आक्रोश हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त हो रहा है, तो इस तरह की स्पीच को हेट स्पीच के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या तथ्य दिए गए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों से हेट स्पीच की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हेट स्पीच के बारे में देख लेते क्या दिया गया है। हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी कानून में
आप देखेंगे हेट स्पीच के बारे में उल्लेख नहीं है। अब हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। मतलब कि कोई एक से हिंदू मुस्लिम होता है कि मुस्लिमों को बोल दिया हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को बोल दिया मुस्लिमों के खिलाफ, तो ये एक समूह के ऊपर टारगेट किया जाता है हेट स्पीच के तौर पे। उसके आगे देखेंगे, हेट स्पीच को अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स जो बनते हैं आजकल, उसके बाद देखें कि वस्तुओं, हाव-भाव और प्रतीक चिन्ह शामिल हैं। इसे ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है। अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि जो डिजिटल एक्ट लाया गया है, डिजिटल मतलब कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक एक्ट लाया गया, उसमें देखे होंगे कि इस तरह के लोगों को रोका गया है कि आप ऐसे लोगो नहीं बना सकते हैं या कोई ऐसी स्पीच नहीं दे सकते हैं, तो आपके चैनल को रद्द किया जाएगा। इस तरह की बातें इसमें की गई हैं। तो हेट स्पीच का तात्पर्य ये नहीं किसी बोल के ही, हेट स्पीच का तात्पर्य है कि आप उसको चित्रात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से या वस्तुओं के किसी एक प्रतीक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब भारत में हेट हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले कानून क्या-क्या हैं, ये देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में है, सभी नागरिकों को वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ-साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु हेतु युक्त निर्बंध लगाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो नया आया है, पहले दंड संहिता उसके बाद न्याय संहिता आ गई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ये भी इसमें भी अभी आएगा आगे, जो नया भी बदलाव हुए हैं वो। धारा 196(1) में धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविध समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करता है। यानी कि जो नई भारतीय न्याय संहिता देखेंगे, उसमें धारा 196(1) में दिया गया कि नस्ल, धर्म, जन्म स्थान, निवास के आदि और उसके साथ-साथ विविध समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने को इसमें शामिल किया गया है। धर्म के आधार पे जैसे हिंदू मुस्लिम हो गए, नहीं दे सकते। नस्ल के आधार पे आप देखेंगे कि आप काले नस्ल के हैं, आप गोरे नस्ल के हैं, ये हो गया। जन्म स्थान के रूप कि आप उत्तर भारत में हुए, दक्षिण भारत के हो गए, इस रूप में हो गया। निवास के रूप में हो गया, अरे तुम तो कहते बिहार के थे, अभी तुम यहाँ कैसे आ गए, महाराष्ट्र में आ गए। भाषा में कि मराठी फर्स्ट है, वो कहेगा तमिली फर्स्ट है, वो कहेगा बिहारी फर्स्ट, वो कहेगा उत्तर प्रदेश, वो कहेगा पंजाबी फर्स्ट। इस तरह की अगर कोई भाषण दे रहा है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) में इस तरह के को दंडित रूप में व्याख्यात किया गया है। अब देखेंगे धारा 299 किसी भी वर्ग के धार्मिक या धार्मिक विश्वास का अपमान करने, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य के लिए दंड को परिभाषित करता है। मतलब कि जो जानबूझ कार्य किया जाए उसके बारे में उल्लेख है। धारा 353(1) और 353(2) विभिन्न वर्गों के बीच लोक हानि व शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने के लिए किसी भी कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार के कार्य को दंडित करती है। आगे देखेंगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 देखेंगे। अधिनियम की धारा 8 में ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करती है जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने का दोषी पाया जाता है। धारा 123(3)(a) में धारा 125 निर्वाचन से संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती हैं। ये देखिए जाति और समुदाय, जो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके जो शब्द यूज़ किए थे, वो देखिए वो समुदाय संबंधित, तो इसी आधार पर उनकी सदस्यता रद्द करने की बात चल रही थी। आगे देखेंगे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 देखेंगे। धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेत या तस्वीर द्वारा तथा अनन्य अस्पष्टता के को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है। धार्मिक संस्थान दुरुपयोग निवारक अधिनियम 1988। धारा 3G धार्मिक मामलों या उनके प्रबंधों को विविध
धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्यता तथा या नफरत को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक परिसरों का उपयोग करने पर रोक लगाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप धार्मिक स्थलों पे जाके इस तरह के प्रवचन नहीं दे सकते, बस मोटा-मोटा ये समझिए। अब है हेट स्पीच से संबंधित न्यायिक निर्णय जो आए वो देख लेते हैं। प्रवासी भलाई प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद 2014। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को प्रभावों पर संज्ञान लेते हुए मामले में गहन जांच के लिए इस विधि को सौंपा था। श्रेयस सिंघल बनाम भारत संघवाद 2015। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब यह हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बन सकती है। अमीश देवगन अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद 2020। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री स्पीच यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। साथ ही कोर्ट ने फ्री स्पीच के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने तथा घृणा और सांप्रदायिक असमंजस के प्रसार को रोकने की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। आप आगे देखेंगे उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में देखेंगे। उपासना मतलब कि कभी देखिए आप धार्मिक स्थलों पे जाकर उपासना कर रहे हैं, उससे बाहर भी निकल जाते हैं। कभी आप मंदिर के पूजा करने बाहर आ जा रहे हैं, जिससे रोड पे भीड़ लग जा रही है। मस्जिदों में देखा जाता है कि नमाज पढ़ने के लिए अगर मस्जिद में भीड़ हो जाती है तो रोड पे पढ़ने लगते हैं, जिससे ट्रैफिक लाइट का या ट्रैफिक जो व्यवस्था होती है वो बाधित होती है। तो यही है, इसी में इस टॉपिक होगा। आगे देख लेते हैं क्या इस टॉपिक में विशेष है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाले अन्य अदालतों को रोकने का आदेश नहीं दे सकता है। उपासना स्थल विधेयक विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के बारे में देखते हैं। यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी उपासना स्थल या धार्मिक धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्रों को बनाए रखने जैसे कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था के सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल के स्वरूपों को परिवर्तित करने के संबंधित सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्यवाही जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएगा। अब इस अधिनियम के अपवाद देख लेते हैं। अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इसके अलावा यह अधिनियम प्राचीन स्मारकों या पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत अन्य आने आने वाले स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों पर लागू नहीं होता है। कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो, वे मामले भी इसमें शामिल नहीं हैं जो पहले ही निपट चुके हैं और सुलझाए गए हैं। और उसके साथ देखेंगे ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो या भी अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। जुर्माना क्या है? अधिनियम की धारा 6 में इसके प्रावधान का उल्लेख करने पर जुर्माने की अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। बस ये याद रखिएगा, अधिकतम 3 साल की सजा, मिनिमम नहीं लिखा है, अधिकतम 3 साल की सजा लिखी है। अधिकतम शब्द ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ऐसे ही खेलता है, यहाँ मिनिमम लिख देगा, लेकिन नहीं, याद रखिएगा क्या लिखा है, अधिकतम लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे ना, जो राहुल गांधी केस में सजा हुई थी, उनको अधिकतम 2 साल की थी, अधिकतम 2 साल की थी। हो सकता है उसको न्यूनतम लिख दे, ध्यान रखिएगा अधिकतम 2 साल है। अब देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, जो अन्य छोटे छोटे सुर्खियां रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं।
संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कुई, ये कुई हो सकता है पूछ ले कि कुई क्या है? तो याद रखिए कुई एक भाषा है उड़ीसा की जिसको हम 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, सूचीबद्ध थी और बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। सिंधी भाषा को पहली बार आप देखेंगे 1967 में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद देखेंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 2003 में शामिल किया गया था और साथ ही 2003 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संथाली, डोगो, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। तो आप ऐसे 92 में नमक लाया गया था, ऐसे सीधे-सीधे याद है। नमक एक बार तो सिंधी तो आपको पहले ही रहेगा। इस संथाली, डोगरी, मैथिली और नेपाली तो आपको बोडो तो पता ही है। अब ये देख लेते क्या दिया हुआ है। किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने से प्राप्त होने लाभ, यही है क्वेश्चन, यहीं से बनेगा। 3-4 लाभ दे देगा, उसमें से 2 ठो गलत रहेगा, 2 सही रहेगा। फिर उसमें ऑप्शन बना देगा, जैसे 2003 तो 23 वाले प्रीलिम्स में बनाया था कि कोई 2 सही है, कोई 1 सही है, कोई 3 सही है, चारों सही है। अब कौन सही है नहीं पता, तो तुक्के वाला क्वेश्चन हो जाता है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं कि ये तुक्केबाजी को प्रमोट हो जाता है। पता नहीं कौन सा 2 सही है, बस 2 कोई 1 सही हो सकता है, कोई 1 सही हो सकता है। कौन सा है कुछ तो बताओ। ये तुक्केबाजी को प्रमोट करना जो कि 2023 के प्रीलिम्स में देखा गया था, ये गलत है मुझे लगता है। ये भाग्यवादी, नियतिवादी के ऊपर हो जाता है कि जिनकी नियति में लिखा है, नियत में लिखा है, उसको मिल जाएगा ये। तुक्के से एक मार दे, कौन सा है उसको पता नहीं, एक सही है बस, कोई एक सही है, तो गलत हो जाता है। अब देखेंगे भाषा के विकास के लिए सरकार को सहयोग प्राप्त होता है। मतलब कि जब आप 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को जोड़ देते हैं, तो सरकार उसमें जो है सहयोग करने लगती, प्रोत्साहित करने लगती है। साहित्य अकादमी की मान्यता मिलती है, साथ ही इस भाषा की पुस्तक का व्यापक स्तर पर अनुवाद किया जाता है। राज्य विधानसभा और संसद में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। अखिल भारतीय अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि यूपीएससी में रहता है ना कि भाषा में जो आप कौन सी भाषा में चाहते हैं पेपर करना, ये वही हो जाता है जब आप 8वीं सूची में आ जाते हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि आरबीआई द्वारा भारतीय नोट पर अंकित भाषाओं को इसमें शामिल किया जाता है। ये देखिए अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये आपको ना पता हो, लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा ये बात। ये जो नोटों पे भाषाएं होती है उसमें भी वो अंकित हो जाता है। ये क्वेश्चन शायद 2023 वाले प्रीलिम्स से बन चुका है क्या, मेरे ख्याल से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। अब देखेंगे संविधान की नवी अनुसूची देखेंगे। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1991-51 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31 बी को जोड़ा गया था। नवी अनुसूची में शामिल केंद्रीय या राज्य कानून के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आई पोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में फैसला सुनाया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानून की न्यायिक समीक्षा यानी पूर्वावलोकन किया जा सकता है। मतलब इस तारीख के बाद 24 अप्रैल के बाद से जितने भी नए कानून जो नवी अनुसूची में डाले गए उनकी समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले की नहीं। ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करें। हो सकता है यहाँ 23 अप्रैल लिख दें, हो सकता है यहाँ 23 जून लिख दे, नहीं, आप ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल है। उसके आगे देखेंगे इस प्रकार के कानून को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। तो अब देखेंगे चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। ये बहुत पहले से ये मुद्दा चला आ रहा है, करीबन मुझे ध्यान तक है 2015 से ये मुद्दा चलते आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी नागरिकों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने
या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 20(3) में निहित है। इस इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालाँकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित है। कहाँ तक है? आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति की सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही हो तो उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता है और वह वकील रखने का हकदार भी नहीं है। नंदिनी शतपथी बनाम पी.एल. दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। ध्यान रखिएगा कि आप जबरदस्ती वहाँ डंडे मार के थाने में कि आपसे ये बोले कि नहीं आप जो जुर्म नहीं भी किए उसको भी कबूलो, तो ये जो है गलत है। अब है निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द किया। जबकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या किया है कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द किया है। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण दिया गया था। याद रखिएगा, जहाँ 30,000 से कम नौकरियां तक मासिक वेतन है, वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ 70% 75% आप कैसे लोगों को रखेंगे, निजी कंपनियों में जो हरियाणा के हैं। हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि यह अधिनियम संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन करता है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य है संविधान के मौलिक सिद्धांत का पालन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य क्या है? संविधान के मौलिक अधिकार का पालन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही टर्म से पूछ लेगा कि इससे क्या तात्पर्य, संवैधानिक नैतिकता से क्या तात्पर्य। 4 लाइन बना देगा, उसमें से कोई एक रहेगा कि संविधान के मौलिक सिद्धांत के पालन से संबंधित। ध्यान रखिएगा। अब है, न्यायालय ने कहा है कि एक राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है कि वे उस राज्य से संबंधित नहीं हैं या नकारात्मक भेदभाव है। आंध्र प्रदेश 2019 में जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी इस तरह के कानून बनाए थे। अब आगे देखते हैं उसके बाद। अब है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य है सकारात्मक कार्रवाई पक्षपात से है। सकारात्मक कार्रवाई या पक्षपात से है। आगे देखेंगे। इसे अमेरिका के कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए उपयोग में लाया गया था। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत अश्वेत हिस्पैनिक तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। ये और ये याद रखिएगा, सकारात्मक कार्रवाई। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरी, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। मतलब आरक्षण देके जो बढ़ावा दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकार के आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद में रोजगार एवं शिक्षा दोनों में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की 50% की सीमा तय की थी। अब देखेंगे रंगनाथ मिश्रा आयोग को देखेंगे। रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसे
आधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कि रंगनाथ मिश्रा आयोग किससे संबंधित है, तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय आयोग के रूप में नामित करना है, उसके लिए एक आयोग है। इसका गठन देश में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अलग अलग मुद्दों को रेखांकित करने के लिए किया गया है। आयोग की रिपोर्ट 2007 में यह सिफारिश की थी, कब की थी, 2007 में सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग कर देना चाहिए, साथ ही इसे अनुसूचित जनजाति की तरह धार्मिक तटस्थ बनाया जाना चाहिए। इसमें इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी। अब देखेंगे अनुच्छेद 355 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 355 संविधान के भाग 18, याद रखिएगा, भाग 18 अनुच्छेद 352 360 में के तहत निहित आपातकाल से संबंधित प्रावधान का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, और साथ ही संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। मतलब कि जो दोनों एक दूसरे को सहयोग करें, केंद्र और राज्य एक दूसरे को सहयोग करें, राज्य द्वारा जो केंद्र से ये बात कही जाती है केंद्र उसको माने, और जो केंद्र के द्वारा जो भी विधि कानून बनाए जा रहे हैं वो केंद्र द्वारा माने जाएं। अदरवाइज वो नहीं मानते हैं तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, जो कि 356 में है। अब है पैदल चलने का अधिकार, राइट टू वॉक का अधिकार, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। पंजाब पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख दे केरला, केरल लिख देंगे तो लोगों को कहेगा हाँ बहुत जागरूक है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा तो लोगों को दिमाग घूमेगा, लेकिन नहीं, पंजाब है जो पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह अधिकार NHAI सड़क सहित सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करने को अनिवार्य बनाता है। सड़क किनारे आप देखेंगे ना पैदल चलने की सुविधा होती है, साइकिल चलाने की, ये उसी से है। तो ये जो आप देखेंगे, ये जो पहला मुद्दा था हम लोग का खत्म हुआ है। अब इसके बाद जो दूसरा मुद्दा आ रहा है वो संसद, राज्य विधानमंडल या स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली से आ रहा है। ये मुद्दा जो आप देखेंगे अलग था इससे पहले जो मुद्दा हम लोग अभी तक देख रहे थे वो जो भी संवैधानिक मुद्दे थे, जो संविधान में संशोधन, संविधान संबंधी बेसिक स्ट्रक्चर संबंधी जितने भी अब तक कानून लाए गए थे या कि जो चर्चा में मुद्दे थे उनके बारे में था। अब जो नया आ रहा है आप देखेंगे, नया जो है वो आ रहा है संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली। अब नाम से इसको पढ़िए और मन में मंथन करिए, क्या संसद की कार्यप्रणाली क्या हो सकती है, संसद किससे किससे मिलके बनती है, फिर राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली, फिर स्थानीय सरकार यानी कि त्रिस्तरीय सरकार में सीधा आ जाएगा 73वां 74वां संविधान संशोधन आ जाएगा, 1992 आ जाएगा, ग्रामीण स्तर की बात आ जाएगी, राज्य विधानमंडल के बारे में बात करिए तो उसमें जो कार्यप्रणाली फंक्शनिंग जो हो रही है उसके बारे में जो इसमें हो सकता है वो चर्चा में रहेगा। तो इसको हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको भी हम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 वीडियो या 6 वीडियो में जो 1-1 घंटे के मात्र वीडियो होंगे उसमें हम पूरा पॉलिटी ख़त्म कर दें। यानी कि 5 से 6 घंटे में आपकी पॉलिटी ख़त्म, 5 से 6 घंटे में आप इकोनॉमिक्स ख़त्म, क्योंकि जितनी जल्दी इसको हम ख़त्म करेंगे अगले जो जो हमारी इकोनॉमिक्स की उसको भी स्टार्ट करेंगे। या तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम दिन में 2 वीडियो डालें, एक इकोनॉमिक्स की डाल दें और एक पॉलिटी की डाल दें, क्योंकि जल्दी होने की संभावना भी हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर टाइम उतना ही लगेगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।